हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा का नागरिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस किताब का नाम है लोकतंत्र राजनीतिक भाग 2, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्व करेंगे, जो टोटल दीर्घोत्तरीय होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देख लें। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। इसका उत्तर है कि यह 100% सही है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ग्रहण नहीं कर सकती है। हम देखते हैं कि कभी कभी विभिन्न समुदायों के विचार विभिन्न होती है, लेकिन उसका हित समान होता है। यह समान हित ही है कि सामुदायिक विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता के भाव बने रहते हैं। यह हमेशा की बात हो गई है कि अलग अलग संपन्न राज्यों में बिहारियों को अनेक तरह से सताया जाता है। बिहारी के रूप में सताए जाने वाले लोग एक समुदाय के समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक समुदाय के नहीं होकर अनेक समुदाय के होते हैं। यह समुदाय का अर्थ जाति है, लेकिन बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में सताए जाने वाले के कारण उनमें एकता बन जाती है, जो एक समुदाय का रूप ले लेती है। तो अतः क्लियर है, यानी स्पष्ट है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, सामाजिक अंतर भारत में अनेक केवल जाति ही नहीं, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था भी समाज में अंतर पैदा करती है। एक जाति के होने के बावजूद यदि शिक्षा और अर्थशक्ति में भेद है तो यहाँ भी सामाजिक अंतर उत्पन्न होता है, लेकिन यह सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है जब एक दूसरे से अपने को उच्च और दूसरे को नीच समझने लगते हैं। जब सामाजिक विभाजन स्पष्ट होने लगता है तब जाति गौण पड़ जाती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे प्राचीन परंपरा रही है, शादी विवाह अपनी जाति में ही होती है, लेकिन क्या शिक्षित और धनी व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह अपनी ही जाति के अशिक्षित और गरीब की लड़की से करने के लिए राजी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वह अपने बराबरी के परिवार की लड़की से ही चाहेगा करने के लिए। यहीं पर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप क्लियर हो जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे क्लियर करें, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम के फलस्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में न केवल परिवर्तन होता है बल्कि हो चुका है। भारत के संदर्भ में तो यह और भी अधिक दृष्टिगत होता है, यानी और अधिक देखा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यदि दलित और पिछड़ों के उत्थान की बात नहीं हो गई होती, मतलब नहीं सोची गई होती, तो आज भारत भी विखंडित हो गया होता। दबे कुचले और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अग्रयों के समक्ष लाने के लिए संविधान में ही उल्लेख कर दिया गया है। संविधान तो उन्हें संरक्षण देता है, बचाव देता है, साथ ही राजनीति दल भी दलित को आरक्षण देने की बात कहकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। अल्पसंख्यकों को भी कुछ ऐसी स्थिति है, इनको लुभाने के लिए अलग अलग प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ होता है नीचे, जिससे विधायक या सांसद बनने का मौका मिल जाता है। उसकी पारिवारिक स्थिति तो आर्थिक रूप से मजबूत हो ही जाती है, समाज में उसे आदर भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसी समाज के अन्य लोग जहाँ के वहीं रह जाता है। तात्पर्य है कि आरक्षण का लाभ व्यक्तिगत होकर यानी पर्सनली होकर रह जाता है और पूरे समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। भारत में यह खुलेआम देखा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफ़र सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लीजिए। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच का अर्थ है 1970 से आज तक का समय। 1970 के पहले तक 1967 की राजनीति पर स्वर्ण जातियों का दबाव चलता रहा था। स्वर्ण मतलब बड़े जाति। विधानमंडल और संसद के लिए आरक्षित स्थानों पर ही टिकट दी जाती। विशेष को अपने चहेते को ही देते थे। आरक्षण के तहत प्राप्त सुविधा प्राप्त नेताओं का रहन सहन
उनकी शिक्षा दीक्षा और आर्थिक स्थिति अपनी जाति के अन्य लोग से काफ़ी विकसित हो गई और वे स्वर्णों की श्रेणी में आ गए। इनका एक अलग समाज बन गया। 70 से 90 तक के दशकों के बीच इस स्थिति के बदलाव के लिए संघर्ष चलता रहा। 1990 के दशक या 90 के दशक कह सकते हैं के बाद पिछड़ी जातियों का वर्चस्व कायम हो गया। दलितों में जागृति की अवधारणा राजनीतिज्ञों को प्रभावित करती गई। यही कारण था कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने महादलितों की अवधारणा को मजबूती दी और उनमें जागृति उत्पन्न की। दलितों के नाम पर सुविधा भोगी लोगों पर इसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देखी गई। आज की स्थिति यह है कि पिछड़ी जातियों के साथ साथ आज की राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झूलता दिखाई पड़ रहा है। और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि दलित मुख्यमंत्री को अपनी अग्रणी जाति का सहयोग लेना पड़ रहा है, जबकि कभी उन्हें मनुवादी कहकर जो है अपमानित मतलब डांट देते थे, फटकार देते थे, अपमानित कर देते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर लिखिए। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम सरकार के गठन पर पड़ता है। विधायक या सांसद में विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व रहता है। किसी राजनीतिक दल में भी विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि रहते हैं। सरकार का गठन करते समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह ध्यान देना पड़ता है कि सरकार में सभी समाजों का प्रतिनिधि रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर पहला परिणाम सरकार के रूप पर पड़ता है। दूसरा परिणाम यह पड़ता है कि विभिन्न समाजों में एकता बनी रहती है। उदाहरण के लिए भारत के समाजों को ले सकते हैं। भारत के विभिन्न समाजों की वेशभूषा, खान पान, भाषा आदि में विभिन्नता के बावजूद भी अपने को भारतीय समझते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। मैं आशा करता हूँ आप लोग को 1 से लेकर के 5 तक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।